नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की हॉर्टिकल्चर का आज पहला हम सेशन लेने वाले हैं। पहले सेशन में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर है वो क्या चीज है, यानी कि डेफिनेशन की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज है, मुख्य रूप से हम जो पोमोलॉजी होती है, ठीक है, ओलेरिकल्चर होती है, इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है, उन सब की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इन सब की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शब्दों से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को समझते हैं। हॉर्टिकल्चर है क्या? हॉर्टिकल्चर, अब देखो, हॉर्टिकल्चर शब्द एक लैटिन शब्द है। किस प्रकार का है? जो वर्ड है वो किस प्रकार का वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसमें हॉर्टस, ठीक है, और कल्चर, कल्चर का जो मीनिंग होता है वो होता है टू ग्रो, यानी कि उगाना, टू ग्रो, ठीक है। इसके अलावा हॉर्टस का अर्थ होता है एक सराउंडेड एरिया, जो चारों ओर से किसी भी चीज से घिरा हुआ है, यानी कि सराउंडेड है। इसका मतलब वो प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है उसको हम गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन। तो मुख्य रूप से इसका अर्थ क्या होता है? गार्डन, या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया, या सराउंडिंग, जो चारों ओर से घिरा हुआ एरिया है किसी भी चीज से, उसको हम क्या बोलेंगे? ये सारी मीनिंग्स किसके होते हैं? हॉर्टस के होते हैं, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर क्या मुख्य रूप से हम कह रहे हैं कि मीनिंग है। हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सा है? लैटिन शब्द है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक रूप से ध्यान में रखनी है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई भी पूछ सकता है और आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन में क्या है? तो डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि जो आपकी डेफिनेशन रहती है वो इस प्रकार से तैयार करेंगे कि इसमें हम कहेंगे कल्टीवेशन, एक तो हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर, फ्लावर एंड गार्डन, इसका गार्डनिंग हम इसमें करते हैं। तो फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड गार्डनिंग, और इसके अलावा प्रिजर्वेशन, इन सब की बात हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर में करते हैं, ठीक है। इन सब का हम क्या क्या करते हैं? जो कल्टीवेशन है वो करते हैं, उनको प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन देते हैं, सीड जो इंसेक्ट्स होते हैं, डिजीज होते हैं, उनसे बचाते हैं। इसके साथ में हार्वेस्टिंग करके लास्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू हम ऐड करते हैं। इसी सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पे हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि इन सब चीजों का, जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लावर है, गार्डनिंग है, प्रिजर्वेशन है, यानी कि प्रिजर्वेशन में मुख्य रूप से हम जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसकी बात करते हैं, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स को हार्वेस्टिंग के बाद में हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, उनको खराब होने से कैसे बचाते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उनको लाइफ, जो उनकी लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है, उसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं? प्रिजर्वेशन में। और इन्हीं सब चीजों को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं? हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको हॉर्टिकल्चर में ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे वो है इसकी, या तो हम ब्रांचेज की बात कर ले पहले, ठीक है। इसके जो पार्ट्स है, या तो हम उनको पार्ट्स बोल सकते हैं, या इसी को हम ब्रांचेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रांचेज, ठीक है। जो 4 ब्रांचेज मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर की कितनी है? 4 ब्रांचेज होती है। एक आपने सुना होगा पोमोलॉजी। क्या होती है? पोमोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा ओलेरिकल्चर, इसके अलावा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, PHT, ठीक है। इसको फ्रूट प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं,
इसके अलावा हम इसको यदि और कहे तो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है, फ्रूट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, वेजिटेबल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ये सारी चीजें इसी में आती है। यदि हम पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी में सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं। ये क्या है, एक लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है। किस प्रकार का है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड, यानी कि दो लैंग्वेज से डेराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड एंड एक ग्रीक वर्ड। अब किस प्रकार से दोनों चीजें हैं, यदि हम बात करें लैटिन वर्ड की तो इसमें जो आपको पोमम वर्ड है वो क्या है, लैटिन वर्ड है जो कि फ्रूट, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रूट। और लॉजी जो लोगस है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से हम इसमें करते क्या है, हम कल्टीवेशन, प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है उन सब से संबंधित चीजों का हम अध्ययन किसमें करते हैं, पोमोलॉजी में। तो फ्रूट्स का कल्टीवेशन, फ्रूट्स कल्टीवेशन, फ्रूट्स कल्टीवेशन किसमें करते हैं, पोमोलॉजी में। इसके अलावा ओलेरिकल्चर की बात करें तो ओलेरिकल्चर दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी एक लैटिन शब्द है। किस प्रकार का शब्द है, वर्ड किस प्रकार का है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, इसमें यदि हम स्टडी की बात करें तो वेजिटेबल्स, ऑल जो वेजिटेबल्स हैं उनके कल्टीवेशन की बात करते हैं। क्या करते हैं, कल्टीवेशन की बात करते हैं। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर, अगेन लैटिन वर्ड, फ्लोरिकल्चर अगेन ए लैटिन वर्ड। जो फ्लोरिकल्चर होता है इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लावर की, किसकी, फ्लावर कल्टीवेशन की, या इसी को हम गार्डनिंग बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्डनिंग। क्योंकि गार्डन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है फ्लावर, ठीक है, उसकी लॉन, इसके अलावा उसका अरेंजमेंट, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, फ्लोरिकल्चर में। और जो PHT है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं मुख्य रूप से, इसमें हम वह सारी चीजें देखते हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ होती है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में रखकर उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा केचप, जेली, जेम, इस प्रकार की चीजें बनाकर उनका वैल्यू ऐड करना और लंबे समय तक उनको क्या करना, कंजर्व करना, यानी कि उनको बचाना, संरक्षित रखना, उनको खराब होने से बचाना। ये सारी चीजें किस में की जाती है, ये सारी चीजें पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में की जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंडिया में लगभग 25% से लेकर 30% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, या मान लो जो उनकी सेल्फ लाइफ होती है वो कम होने की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, ठीक है। इस प्रकार की चीजों में 25 to 30% जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो साइंस को हम डेवलप करके उनको खराब होने से बचा सकते हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ब्रांचेज का एक तरह का समरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप की। किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की। यदि इंपॉर्टेंस और स्कोप की बात करें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्कोप का मतलब है आगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इस ब्रांच में आपको हॉर्टिकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो एक तो मुख्य अपॉर्चुनिटीज के रूप में आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, उसमें अभी विकास होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, या मान लो आगे बहुत ज्यादा विकास, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग कोल्ड हाउस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर ध्यान दे रही है और वो भी चीजों को बढ़ा रही है, ठीक है। तो स्कोप के रूप में वो है। इसके अलावा गार्डनिंग एक स्कोप है। इसके अलावा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो भी क्या है, एक स्कोप है, और उनसे जो वैल्यू एड की जाती है वो एक तरह का स्कोप के रूप में देखा जाता है। भविष्य में उसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इनकी आपको जो इम्पोर्टेंस है वो महसूस होता है। और जो क्योंकि न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं वेजिटेबल्स से, आपको विटामिन मिलते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में सबसे जो महत्वपूर्ण
हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंस अदा करती है वो होता है आपके एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है। इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कहा जाता है क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो हम यदि फील्ड क्रॉप की तुलना करें तो उसके बजाय हॉर्टिकल्चर में आपको ज्यादा क्या लगानी पड़ेंगे? लेबर लगानी पड़ेगी, जो मतलब टाइम है वो भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी मार्केटिंग में, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंस के रूप में देखने को मिलता है हॉर्टिकल्चर। क्या है? एक हम ये कह सकते हैं कि कार्य पैदा करने में काम में आता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रहती है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने में। क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ाने में। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को हम बाहर बेचते हैं, अदर जो देश हैं उनमें बेचते हैं, कंट्रीज में, और वहां पर उनका अच्छा पैसा मिलता है, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा तो जीडीपी में इंक्लूड होगा, यानी कि सीधे पैसा किस में आएगा? डॉलर में आएगा, और डॉलर से क्या होगा? हमारा जो जीडीपी है, देश का जीडीपी बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट में एक अहम योगदान है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस किस में है? इसके बाद में न्यूट्रिएंट में। न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं ये, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उनमें आयरन की मात्रा, विटामिन की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होने के कारण इनमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। कैसे हैं? न्यूट्रिएंट रिच है तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार इंपॉर्टेंस है? तो जब हम एक ही चीज पे डिपेंड रहते हैं तो उसकी स्कार्सिटी यानी कि कमी होना एक स्वाभाविक सी चीज है। जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं चीजों को, अलग अलग जो बांट देते हैं, तो खाने वाली चीजों को भी हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा फूड है उसमें सभी चीजों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर उनका जो वैल्यू है वो भी हमें मिलेगी और साथ में उनका इंपोर्टेंस भी महसूस होगा, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी में भी हम ये कहते हैं कि 300 ग्राम पर जो पर्सन है वो पर डे आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए। इसका मतलब फूड सिक्योरिटी में भी इसका अहम योगदान रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। रिलीजियस क्या होता है? रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस का मतलब जैसे नारियल को हम जो अपने गॉड्स होते हैं उनके चढ़ाने में काम में लेते हैं, उनको मतलब भोग लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लावर होते हैं उनकी हम मालाएं बनाते हैं, और उसको अलग अलग जो रिलीजियस होते हैं, मान लो कोई मैरिज पार्टी है, इसके अलावा कोई बर्थडे पार्टी है, उनमें हम सजावट में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंस है वो है ब्यूटिफिकेशन। क्या देखने को मिलता है? ब्यूटिफिकेशन, यानी कि घरों को सजाने में, मंदिर को सजाने में, इसके अलावा जो और प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सजावट के लिए हम मुख्य रूप से फ्लावर्स का, जो प्लांट्स की लीव्स होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो किस में काम में आते हैं? ब्यूटिफिकेशन में काम में आते हैं। तो ये सारे क्या है? एक तरह के इंपॉर्टेंस है जो आपको देखने को मिलते हैं किसके रूप में? इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो फार्मर है उसकी इनकम को बढ़ाने में, फार्मर की इनकम जनरेट करने में या इनकम को बढ़ाने में भी इनका क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की इनकम बजाय जो अपनी फील्ड क्रॉप होती है उनकी बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उनकी वैल्यू बाजार में ज्यादा होती है। तो मार्केट में अधिक वैल्यू होने की वजह से हम ये कहते हैं इनकम भी क्या होती है? इनसे ज्यादा जनरेट होती है, ज्यादा इनकम होती है, तो किसान को फायदा होता है। ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंस है जो आपको किस में देखने को मिलेंगे? हॉर्टिकल्चर में देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक की जो आप अपनी क्लास थी इसको हमने डिस्कस की। ये इंपॉर्टेंट क्लास हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं जिनमें हमने इंपॉर्टेंस, इसके अलावा उसकी ब्रांचेज की बात की, और कुछ बेसिक चीजें जो डेफिनेशन से संबंधित है और वर्ड से संबंधित है उनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम मुख्य रूप से क्या करने वाले हैं?
आपको पहले चीजें समझाई जाएगी, सारी चीजें स्टडी करवा दी जाएगी, ठीक है, बोर्ड पे। उसके बाद में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो कि इंग्लिश में रहने वाले हैं, ठीक है। अब इन नोट्सों की सहायता से आपको खुद के नोट्स तैयार करने हैं, पीडीएफ की सहायता से आपको क्या करने हैं, खुद के नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथी मैटर है, काफी चीजें दी गई है, इनको आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद में जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, वो चीजें आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो जिन्होंने हॉर्टिकल्चर पे सबसे पहले काम किया वो लिबर्टी हाइड बेली नाम के जो आदमी थे, इन्होंने LH बेली भी कहा जाता है, और इन्हीं को हम हॉर्टिकल्चर का पिता भी कहते हैं। पिता का मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, वो भी इन्हीं को मानते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर पे काम करना प्रारंभ किया था, इस हॉर्टिकल्चर नाम दिया था। इसके बाद में हम यदि डेफिनेशन की बात करें, डायरेक्ट हम डेफिनेशन पे आए तो हम ये कहेंगे हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन इस प्रकार से है। कैसे है? हॉर्टिकल्चर साइंस में बी डिफाइंड एज एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट, प्रिजर्वेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। इन सब का जो चीजें हैं, इन सबको के साथ डील करना, इनका कल्टीवेशन करना, इनका प्रिजर्वेशन करना, इंप्रूवमेंट करना, इसके साथ में इनका यूटिलाइजेशन करना, ये सारी चीजें किस में आती है? हॉर्टिकल्चर में आती है। तो डेफिनेशन के तौर पे आप क्या कहोगे? एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट्स, ठीक है, प्रिजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल और फ्लावर प्लांट्स, ठीक है। इस प्रकार से आप डेफिनेशन तैयार करोगे। इसके बाद में आता है डिपार्टमेंट्स। इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का मतलब है ब्रांचेज की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांचेज की, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। जो हॉर्टिकल्चर है उसको इस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है: पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस जिसको हम ओलेरिकल्चर, या फ्रूट प्रिजर्वेशन जिसको हम PHT यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब पोमोलॉजी में आपको क्या क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है? एक बात तो ये लिखनी है कि पोमोलॉजी इज ए लैटिन एंड जो ग्रीक बोथ वर्ड्स, यानी कि दोनों ही शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन लैंग्वेज भी है और ग्रीक लैंग्वेज भी है, दोनों चीजें हैं उसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो पोमोलॉजी होती है उसमें हम स्टडी किसकी करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। किसकी? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। इससे संबंधित जो एक्टिविटीज होती है उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? उन सब की स्टडी हम पोमोलॉजी में करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी चीजें आप इसमें एक बार पढ़ लेना। आ गई बात समझ में? यानी कि जो एक्सपर्ट होता है फ्रूट में उसको हम पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं फ्लोरिकल्चर। आगे किसकी बात करते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगेन वही चीज, सबसे पहले हम वर्ड के बारे में लिखेंगे जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की। तो फ्लोरिकल्चर में मुख्य रूप से हम जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको ग्रो करते हैं, या जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी की स्टडी को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के तौर पे दूसरी चीज ऐड करनी है, और ज्यादा चीजें आपको इसमें नहीं लिखनी है, बस एक बार पढ़नी है। इसके बाद में वेजिटेबल साइंस जिसे हम ओलेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। ओलेरिकल्चर में आपको क्या करना है? एक तो शब्द के बारे में सबसे पहले, इट इज ए लैटिन वर्ड, ठीक है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेजिटेबल प्रोडक्शन। हम क्या करते हैं? इसमें वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं, ये बात आपको ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद में हम जो इससे संबंधित क्लाइमेट है, लैंड है, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक आएंगे इन सब की चर्चा हम करेंगे। ओलेरिकल्चरिस्ट जो इसका एक्सपर्ट होता है, जो इसमें स्टडी करता है, जो जानता है, वो क्या होता है? ओलेरिकल्चरिस्ट होता है। फ्रूट प्रिजर्वेशन, इसमें लिखने वाली चीजें और समझने वाली चीजें बहुत सारी है। फ्रूट प्रिजर्वेशन को हम पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, एक बात तो ये लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें करते क्या है? स्टडी क्या होती है? तो हम प्रिवेंट मेथड, वो प्रिवेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम और आइटम ऑफ स्टडी, यानी कि इन सबको क्या करते हैं? हम इन सब की स्टडी करते हैं, उन मेथड्स की स्टडी करते हैं जो फ्रूट्स को खराब होने से बचाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को प्रिवेंटिंग यानी कि
प्रिवेंशन देते हैं, उनको खराब होने से बचाते हैं, जो स्पॉइलिंग से। इसके अलावा जो अलग अलग फूड प्रोसेसिंग की जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। इसको फ्रूट टेक्नोलॉजी, फ्रूट प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, ये बात भी ऐड करना जरूरी है। क्या कहेंगे, फ्रूट टेक्नोलॉजी एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन भी कहेंगे। ये 2-3 बातें हैं जो आपको इसमें मुख्य रूप से ऐड करनी है। बाकी आप इसी में हम मुख्य रूप से और क्या क्या देखते हैं, तो फ्रूट प्रिजर्वेशन में आपको फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कैनिंग, जो कैनिंग होती है उसको भी हम समझेंगे, डिब्बाबंदी क्या होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट्स, अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स हम इसमें लगाते हैं, इन सब की चर्चा हम इसमें करते हैं। इसके बाद में आता है इंपोर्टेंस एंड स्कोप। पहली बात तो इंपोर्टेंस की बात करें तो लगभग हम ये कहते हैं 72 लाख हेक्टेयर एरिया में क्या होती है, फ्रूट कल्टीवेटेड होते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंगली जो इतने लाख टन हमारे फ्रूट हैं, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स है उनका प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो इंपोर्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंपोर्टेंस की। इंपोर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। किसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो ये क्या होती है, वेजिटेबल्स को हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो श्रमिक है वो ज्यादा लगाने पड़ते हैं, खर्च ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करते हैं ये सारी बातें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांट्स, क्रॉप, कोकोनट, ऑयल पाम, टी, कॉफी आर मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। ये ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है। स्पाइसेज, मेडिसिनल क्रॉप, flowering crop are the more valuable crops. These crops are valuable depending on the particular crop. One crop yield an income 10,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम भी हो सकती है। यदि हम इनकम की बात करें तो एक क्रॉप की जो इनकम है वेरियस होती है, यानी कि रेंज में चलती है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम भी हो सकती है। तो इनकम जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप लेबरस, ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि इसमें लेबर्स आपको ज्यादा लगाने पड़ते हैं, जो काम है वो ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रूनिंग का काम होता है, ट्रेनिंग का काम होता है, हार्वेस्टिंग का काम होता है, वाटरिंग का काम होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं, करनी पड़ती है। तो इस प्रकार, और इसमें मशीनरी जो है वो कम काम करती है, मशीन का काम कम होता है, ठीक है। जब जो फ्रूट है हार्वेस्टिंग की बात आती है तब हम जो फील्ड क्रॉप है उनमें हार्वेस्टिंग हम मशीन से कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स में जब हार्वेस्टिंग की बात आती है तो मुख्य रूप से वो मैनुअल होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेबर लगाने पड़ते हैं। तो लेबर इंटेंसिव चीज है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है, जनरेट करती है। इसके अलावा इसमें आप मुख्य रूप से इनकम, इनकम लिखना है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको काट के आप क्या लिखोगे, इनकम जनरेशन, ठीक है। ये चीज ऐड करनी है आपको, ये पीडीएफ में मिस्टेक है, आप ध्यान रखना इसमें इनकम जनरेशन, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें इनकम की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनकम जनरेशन है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इसमें सारी चीजें बताई गई है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को रिक्वायर होती है 860 वर्कर्स, यानी कि लगभग इतने वर्कर्स जो होते हैं एक क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब काफी ज्यादा लेबरस जो है रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के रूप में ही है। जैसे हम प्रिजर्वेशन की बात करें तो केचप बनाना, सॉस बनाना, कैनिंग करना, इसके अलावा अचार बनाना, ये सारी चीजें इनका जो बेस प्रोडक्ट है, इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। तो यदि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नहीं रहेगी तो ये इंडस्ट्रीज भी नहीं रहेगी, इसलिए इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की हमने बात की थी कि हम मालाओं के रूप में मैंगो की लीव्स काम में लेते हैं, इसके अलावा जो बनाना है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो गोड्स होते हैं उनको एक तरह से हम, जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसको हम भोग के रूप में काम में लेते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा फूड इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, हम खाने में भी इनका जो अहम भाग है वो खाने में काम में लेते हैं, तो फूड का भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जो न्यूट्रल वो अपने न्यूट्रिएंट्स है वो वैल्यू ज्यादा होती है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इनके ज्यादा होती है। कई प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, इसके अलावा कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, आयरन,
ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, अपनी जो वेजिटेबल्स होती है उनमें, और इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। ये बात आप विशेष रूप से ऐड करना है अपने नोट्सों में। इनको हम प्रोटेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, रिच होते हैं ये उनमें। जो इनकी मात्रा है वो जनरल जो क्रॉप्स होती है उनकी तुलना में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिकमेंडेड द कंजप्शन 120 ग्राम ऑफ फ्रूट, यानी कि डेली हमें क्या करना चाहिए, 120 ग्राम लगभग 120 ग्राम फ्रूट एंड 1280 ग्राम वेजिटेबल्स हमें क्या करनी है, जो अपनी मील है, डेली मील है, उसमें ऐड करना है पर डे के हिसाब से। तो ये भी क्या होता है, फूड इंपोर्टेंस के रूप में देखा जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ब्यूटिफिकेशन में, चीजों को सजाने में, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो या कोई प्रोग्राम हो, उन सब में हम क्या करते हैं, फ्लावर्स का, ट्रीज की जो लीव्स होती है इनका उपयोग करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्टेंस क्या है, तो जो ये कॉफी होती है, टी है, कोकोनट है, ये क्या कैसा नट है, इसके अलावा ब्लैक पेपर है, कार्डेमम है, ये सारी चीजें, जिंजर, टर्मेरिक, चिल्ली, स्पाइसेज के रूप में देख लो, चाहे फ्लावर्स या मान लो जो फ्रूट्स हैं उनके रूप में देख लो। इन सब का क्या होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, इनमें क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। यूरोपियन कंट्रीज में मुख्य रूप से स्पाइसेज एक्सपोर्ट की जाती है, इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में जो वेजिटेबल्स होती है वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो इनका इंपोर्टेंस है, ये बाहर जाएगी, बाहर से पैसा आएगा तो देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्टेंस है इनका। इसके अलावा कुछ अदर इंपोर्टेंस है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो have the ability to change microclimate, इसके अलावा फॉरेस्ट ट्री जो होता है वो इकोलॉजी कंजर्वेशन है, यानी कि ट्री ज्यादा होने की वजह, क्योंकि जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर हम जो इनकम है वो क्रॉप्स के साथ साथ फ्रूट से भी लेते हैं। इसके अलावा जो इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस है, यानी कि चाहे हम स्पैरोज की बात करें, जो चिड़िया होती है वो घोंसले बनाती है, इसके अलावा बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इन पे सर्वाइव करते हैं, तो जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी इन फ्रूट्स का, क्रॉप्स का ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन रहेगा, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप चीजें आपको सारी समझ में आई होगी और सारी चीजें आप किस प्रकार से मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि पहली क्लास थी तो इसमें बेसिक चीजें ज्यादा थी। तो आपको क्या करना है, जो सारी चीजें इस पीडीएफ में दी गई है वो नहीं लिखनी है, आपके नोट्सों में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में मुख्य रूप से यहाँ पर बोर्ड पे बताई थी वो चीजें आपको ऐड करनी है। उसके बाद में सिर्फ आपको एक बार रीडिंग लगा के देखना है कि चीजें क्या क्या दी हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।